हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम आपके लिए ले गए हैं क्लास 10th फिज़िक्स और इसमें हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर डिस्कस द सम टर्म्स। सो बात करते हैं बच्चों साइंस के बारे में। साइंस इज़ अ स्पेशल नॉलेज। जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस एक सभी से डिफरेंट नॉलेज है जिसमें हम स्पेशली कुछ थिंग्स के बारे में जानते हैं जो हमें नॉर्मल नॉलेज से नहीं प्राप्त होता है। तो इसमें स्पेशल नॉलेज पर सिंपली इसे कह सकते हैं, बट इसके जो प्रॉपर डेफिनेशन है बच्चों वो यहाँ से आती है। इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जब हम बात करते हैं इसकी जो सिस्टमेटिक स्टडी है किसकी, स्ट्रक्चर की, बिहेवियर की और फिजिकल नेचुरल वर्ल्ड की बात करते हैं बच्चों। सिस्टमेटिक स्टडी का मीनिंग क्या है, जैसा कि हम नॉर्मली सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लास में स्टेप वाइज देखो हम प्रमोट होते हैं, नर्सरी से फर्स्ट सेकंड थर्ड और सो ऑन। हम क्लासेस में अपने आप को स्टेप वाइज प्रमोट करते जाते हैं और स्टडी करते हैं। उसी तरह से साइंस में एक सिस्टमेटिक स्टडी है। पहले आपको उसके इनिशियल्स को जानना होता है, फिर उसके बारे में उसके डिटेल नॉलेज को जानना होता है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट और ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर की मीन्स है एटम से रिलेटेड कहानी से बात है, जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग और इन सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी आती है वो स्ट्रक्चर के बारे में आती है। फिर बात करते हैं बिहेवियर। बिहेवियर में बच्चों हम जैसे पढ़ चुके हैं केमिकल स्टडीज़ के बारे में, कैसा उसका एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, श्योरिटी है, एसिडिटी, बेसिसिटी उसका नेचर है, रस्टिंग है, ये सारे जो आते हैं वो केमिकल बिहेवियर में स्टडी किए जाते हैं। फिर बात करते हैं फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। देखो फिजिकल वर्ल्ड में हम जैसे हम पढ़ के आ चुके हैं क्लास 9th में मोशन के बारे में, और ये सारी हमने फिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी किया, वहाँ पे क्लास 8th में इसके रिगार्डिंग पढ़ा था। और नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल मीन्स आपकी बात आती है लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड से। उसमें आप बायोलॉजी को स्टडी करते हो और लिविंग सिस्टम के बारे में स्टडी करते हो। सो बात कर लेते हैं साइंस की 3 मेजर ब्रांचेस के बारे में। जैसे कि 3 मेजर ब्रांचेस हैं आपकी साइंस की, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। और बात जब हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं फिजिक्स को, तो हम फिजिक्स के बारे में ही डिस्कस करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच कैन डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी। देखो बच्चों, नेचर यानी जो क्वांटिटीज़ हैं उसका नेचर कैसा है, जैसे अपन मोशन, टर्म, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें स्टडी कर चुके हैं। और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसी प्रॉपर्टीज़ वो शो कर रहा है। और मैटर, मैटर मीन्स एटॉमिक स्टडीज़ की बात करेंगे, न्यूक्लियर और एटॉमिक स्टडीज़ की, एंड एनर्जी। फिर अब बच्चों बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स, इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर विच वी कैन डील विद मोशन, फोर्स, साउंड, वर्क, एनर्जी, मास, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशन एक्सेट्रा टर्म्स। ये जो सारी टर्म्स हैं हम मैकेनिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। और मैकेनिक्स हमारी जो क्लास 9th में आती है और फिर से दोबारा से +1 में फिर से आती है। क्लियर बच्चों, हम पार्ट पढ़ चुके हैं। अब जो हमारी स्टडी करना है वो हमारी 10th में क्या है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर विच वी कैन डील विद चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मैग्नेटिज्म एंड देयर एप्लीकेशंस। अब बच्चों इसमें क्या है, हम स्टडी करेंगे, ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम करंट के बारे में स्टडी करेंगे, चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और मैग्नेटिज्म और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो दूसरे एक और फिर फर्दर ब्रांच आती है आपकी थर्मोडायनामिक्स। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल, it is thermodynamical and statistical. It is defined as a branch of physics under which we can deal with the study of pressure, volume, temperature, system and surrounding. हम इसमें स्टडी जो करते हैं वो किसकी करते हैं, टेम्परेचर की, प्रेशर की, वॉल्यूम की और सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में, जैसे स्टडी ऑफ हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। ये भी आपके नहीं है, ये सिलेबस आता है आपका क्लास +1 में आता है। फिर बच्चों बात करते हैं कुछ सब ब्रांचेस की, जैसे एस्ट्रोनॉमी। इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स under which we can deal with the study of celestial bodies like stars, planets, sun, solar system। इसे हम क्लास 8th में भी स्टडी करके आ चुके हैं। फिर आती है बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी एक सब ब्रांच है। इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर विच वी स्टडीड एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इंट्रैक्शंस। इसमें बच्चों हम स्टडी करते हैं एटम्स के बारे में, एटम के न्यूक्लियस के बारे में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एटम के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उनके बीच की इंट्रैक्शन यानी उन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्सेस के बारे में। ये भी आपका +1 में आता है और +2 में आता है। फिर आती है एटॉमिक फिजिक्स। इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर विच वी स्टडीड एटम एज अ होल, देयर इलेक्ट्रॉन्स। पूरे एटम को जिसमें स्टडी किया जाता है वो होती है एटॉमिक फिजिक्स। जैसे हम बोर मॉडल,
रदरफोर्ड मॉडल, ये सारे जो मॉडल स्टडी करके आ चुके हैं वो इसी के पार्ट थे। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं अपने पास जो कंटेंट है वो क्या क्या है, जो क्लास 10th में जो कंटेंट आ रहा है वो क्या क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग फिनोमिना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों ये वाला जो पार्ट है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें जो आई का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सिलेबस में इस टाइम नहीं है, तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे। जो आज हमने जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रिसिटी, chapter name is electricity, first chapter of physics. It is studied under the branch electromagnetism. Electromagnetism is further divided into two sub branches, electrostatics and electrodynamics. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है हमारा दो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर विच वी कैन डील विद चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मैग्नेटिज्म एंड देयर एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑफ फिजिक्स विच कैन डील विद द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। जहाँ हम चार्जेस की स्टडी करेंगे जब चार्जेस के रेस्ट पे हैं, जिसे हम क्लास 8th में पढ़ के आ चुके हैं। चार्जेस एट रेस्ट की जो स्टडी है वो हमारी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर आती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स मीन्स मोशन, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। It is defined as a branch of physics which can deal with the study of charges in motion and the terms related to the charges in motion like potential difference, resistance, resistivity, magnetism, etc. इन टर्म्स को हम स्टडी करेंगे। जो मेन हमारे जो सिलेबस में है वो हमारी बच्चों हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। क्लियर? तो अब बात करते हैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, जिससे हमारा चार्ज का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अगर अपने को चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ आता है बच्चों, तभी हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से क्लियरिफाई कर पाएंगे। बात करते हैं बच्चों चार्ज का जो सिंबल है वो क्या है? क्यू है। चार्ज का जो सिंबल है बच्चों वो क्या है? क्यू सिंबल है। इसे स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों से डिनोट किया जाता है, बट आपके जो बुक है उसमें कैपिटल क्यू से डिनोट किया गया है। चार्ज इज अ इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी जस्ट लाइक मास। चार्ज क्या है बच्चों? इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी बच्चों वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो खुद में ही डिफाइंड होती हैं, यानी उन्हें फर्दर डिफाइंड नहीं किया जाता, लाइक मास। जैसे आप मास के बारे में स्टडी करके आ चुके हो क्लास 9th के अंदर। मास खुद में ही एक क्वांटिटी है। दैट इज द चार्ज इज अ सेल्फ कंटेंट क्वांटिटी कम्स विद मास। अच्छा, चार्ज बच्चों क्या है? ऐसी क्वांटिटी है जिसके साथ मास भी होते हैं, यानी कि विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंबल ऑफ चार्ज हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यू है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, नो नीड ऑफ एनी डायरेक्शन। SI unit of the charge is coulomb. It is a name of the scientist. It is on the name of scientist Coulomb. Charge is coulomb. Unit of charge is coulomb. Charge does not exist without mass. Charge जो है exist नहीं करता बिना मास के, इसलिए हम कहते हैं charge comes with mass. So बच्चों आगे बात करते हैं types of charges के बारे में. Charges are the generally two types, positive charge and negative charge. पॉजिटिव चार्जेस ऑन द बॉडी ड्यू टू द प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम। अब बात करते हैं एटॉमिक स्टडी हम कर चुके हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम पे वो उसके किस क्वांटिटी की वजह से होता है? वो उसके प्रोटॉन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से होता है। और नेगेटिव चार्ज जो होता है एटम के ऊपर उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से होता है। सो द चार्जेस आर जनरली टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। एक जैसे चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट each other, and the force which exists between the two charges is known as electrostatic force. The force of attraction and repulsion between the two charges is known as electrostatic force. कौन सी फोर्स है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मीन्स फिक्स, दैट इज डज नॉट डिलीटेड। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. देखो बच्चों, चार्ज ना ही तो क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे हम क्लास 8th में पढ़ के आ चुके हैं, जब भी हम स्केल वगैरह को हेयर से रब करते हैं ड्राई हेयर्स के साथ में, तो उसके बाद में पेपर ऑफ पीस को अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स हेयर्स ने डेवलप किया चार्ज स्केल पे, और स्केल पेपर पीसेस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है बाय द डेवलपिंग द चार्ज ऑन देम। टोटल चार्जेस इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का? जो आइसोलेटेड सिस्टम, यानी मान लो आप एक बार किसी सिस्टम को क्लोज कर दें, किसी क्लोज सिस्टम में लेते हैं, मान लो अपने पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं और उनको आप क्लोज सिस्टम में लेते हैं और फिर उसे रेंडमली शेक करते हैं। शेक करने के बाद में वो चार्ज एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे एक दूसरी बॉडी पे, और
टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि देखिए आपको एग्जांपल में दिखा रखा है, आपके पास यहाँ 3 बॉल्स हैं, तीनों बॉल्स में मान लेते हैं कि अलग अलग चार्ज है, +3 कूलम, +1 कूलम, +2 कूलम। अपन ने इसे रैंडमली शेक किया, जोर से हिलाया, हिलाने के बाद में अपन इसे छोड़ दिया, तो अपन देखा कि एक बॉडी पे +2 कूलम, एक पे -1 कूलम आ गया, लेकिन थर्ड बॉडी पे अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज, जैसा कि हम कंजर्वेशन मोमेंटम में पढ़ के आ चुके हैं। टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्जेस। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे टोटल इनिशियल चार्ज कितना था, 6 कूलम का था, और टोटल फाइनल चार्ज भी क्या होना चाहिए, 6 कूलम होना चाहिए। तो अपन Q3 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से सॉर्ट आउट करके। क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइज वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, क्वांटिटी जिसकी फिक्स हो, जिसकी क्वांटिटी क्या हो बच्चों, फिक्स हो, उसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड। दैट मीन्स अमाउंट जिसका फिक्स हो। द स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑन द इन इलेक्ट्रॉन, जो सबसे छोटा चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है बच्चों, वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। स्मॉलेस्ट चार्ज एवर फंडामेंटल चार्ज, इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल चार्ज, जिसे बेसिक चार्ज भी कहते हैं। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। चार्ज बच्चों क्या है, हमेशा मल्टीपल होता है इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि फंडामेंटल चार्ज। अभी हमने जाना कि फंडामेंटल चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो फंडामेंटल चार्ज है। यानी कि जब भी बच्चों हम क्वांटाइज की बात करते हैं, यानी चार्ज को हम हाफ नहीं ले सकते, हम ये नहीं कह सकते कि 0.3 कूलम चार्ज गया या 1/2 कूलम चार्ज चला गया या 5/4 कूलम चार्ज चला गया, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का जो अमाउंट है वो फिक्स है। जैसे कि हम एक पेन है, पेन को हम ये नहीं कह सकते शॉप पे जाकर मेरे को हाफ पेन चाहिए या 1/4 पेन चाहिए, ऐसा हम नहीं ले सकते। उसकी क्वांटिटी भी क्या है, फिक्स है, वो पेन भी क्या है, क्वांटाइज क्वांटिटी होगा। सो बच्चों यहाँ देख रहे हैं आपको 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन यहाँ पे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी फंडामेंटल चार्ज के जितने भी मल्टीपल होंगे वो आपकी चार्ज की क्वांटिटी बनती जाएगी। क्लियर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। फर्स्ट एग्जांपल में मैंने पॉजिटिव शो किया, सेकंड एग्जांपल में मैंने नेगेटिव शो किया, और देखिए 2.5 इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर जनरल बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, तो टोटल जो चार्ज होता है वो ±n ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ई यहाँ पे क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, एन कोई भी इंटीजर वैल्यू, इंटीजर मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। क्लियर। और क्या होता है यहाँ पे, चार्ज ऑन बॉडी, नेट चार्ज ऑन बॉडी। बच्चों यहाँ देखिए एक आधा एग्जाम्पल मैंने सोल्व कर रखा है जिससे आपको शायद क्लियर हो जाए। कैन अ चार्ज ऑन 8 × 10⁻⁻19 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। पूछा गया है कि क्या इतना चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है। सो लेट्स चेक। इफ अ चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज देन इट इज गिवन टू द बॉडी। अगर कोई चार्ज बच्चों इंटीग्रल मल्टीपल है यानी n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n जिसमें से इंटीजर वैल्यू हो, तो वो ट्रांसफर किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। चलो चेक कर लेते हैं। तो अपने पास नेट चार्ज दे रखा है बटो स्टूडेंट्स, दे रखा है 8 × 10⁻⁻19 कूलम, और n इसमें नंबर ऑफ चार्ज जो अपन निकालना है, फाइंड आउट करना है, और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। जब इसे फाइंड आउट करें, n की वैल्यू हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ जाती है। कैसे आ जाती है बच्चों, इंटीजर वैल्यू। सो हम कह सकते हैं दिस चार्ज इज ट्रांसफॉर्मेबल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इज इट क्लियर बच्चों। ओके बच्चों नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड चार्ज। यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज के सिंबल्स और ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव बट चार्ज इज पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। मास हैव नो चार्ज बट चार्ज कम्स विद मास। देखिए मास के पास कोई चार्ज नहीं होता बट चार्ज के पास मास होता है, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। मास डिपेंड अपॉन स्पीड बट चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। देखिए बच्चों मास जो चार्ज पे स्पीड पे डिपेंड करेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो रेस्ट ऑफ मास है वो क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। रेस्ट ऑफ मास क्या होने लगता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से चेंज होने लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि मास डिपेंड अपॉन स्पीड बट चार्ज डज नॉट अफेक्टेड बाय स्पीड। फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस ESF यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात कर लेते हैं बच्चों कूलम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइक ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ, वी आर स्टडीड इन क्लास 9th। दिस लॉ प्रूव्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्जेस। ये चार्ज हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू चार्जेस, और हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट करते थे। देखिए बच्चों इसमें क्या है, फर्स्ट थिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस विच आर कीप्ड डिस्टेंस आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल है, जो कि r डिस्टेंस दूरी पर रखे होंगे। सो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से एक फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। फिर सेकंड देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। जो डिस्टेंस है ना, सेपरेशन डिस्टेंस है सेंटर से चार्जेस के, उसके क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम फर्स्ट और टू को कंपेयर करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास आती है क्वांटिटी ये वाली, एफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिमूव करते हैं, वी टेकिंग सम कांस्टेंट, क्लियर, एंड वी इक्वालिटी is used. K is a constant here and K is known as force constant. Which force constant? Electrostatic force constant. Value of the K is in vacuum is 1 by 4 pi epsilon naught. This is not a E नहीं है, ये epsilon है, ग्रीक लेटर जो आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा। सारे ग्रीक लेटर्स के नाम मैंने वहाँ नोटेट किए हुए हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो यूनिट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सो देखो बच्चों, ये वाला जो है सिर्फ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता करने के लिए करवाया गया, ये आपके सिलेबस में नहीं था। अब बात करते हैं फील्ड की। फील्ड इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस। फील्ड क्या बच्चों, दो चार्जेस जब अपनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जब दो चार्जेस अपनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, सपोज एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है, एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है, तो ये क्या करते हैं 3 डायमेंशन में, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ अपनी फोर्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये जो स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, the space in which the force of attraction and repulsion exerted by the two charges on each other। जब बच्चों दो चार्ज एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाते हैं, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, उस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉजिटिव चार्जेस क्या होगा, रेडली आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देगा, रेडली आउटवर्ड। और नेगेटिव के लिए क्या होगा, रेडली इनवर्ड, अंदर की तरफ जाते हुए। अगर हम दो चार्ज को, अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे कंटेक्ट में रखते हैं तो हमारे पास इस तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनता है। अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है। एंड इट्स ऑल्सो से दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोइंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट। वी नो दैट द फंडामेंटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -19 कूलम। हम जानते हैं कि फंडामेंटल चार्ज क्या वो ये है एक इलेक्ट्रॉन का। सो वी कैन राइट एज 1.6 into 10 to the power 19 coulomb charge consist of the number of electron, 1 electron। 1 कूलम चार्ज कंसिस्ट ऑफ 1 बाई, देखो अगर इतने कूलम चार्ज के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक कूलम कितने कूलम के रहेगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास आ जाएंगे 6.25 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 18 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड जो क्वेश्चन हमने बना रखा था इसका, we know that the production of the 1 ampere of the current through the conductor 1 coulomb charge passes through it। हम जानते हैं कि जब भी हम 1 एम्पीयर का करंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं किसी कंडक्टर में, तो उसमें से 1 कूलम का चार्ज पास होना जरूरी है, बिकॉज करंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज के लिए हमने बता दी कि उसमें इलेक्ट्रॉन इतने, यानी कि 1 एम्पीयर जब करंट किसी कंडक्टर में से पास होगा तो उसमें से भी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। और अगर 1 कूलम का डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए तो भी आप इतना ही बताओगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट विद इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर। उसने कहा कि अगर 5 एम्पीयर करंट पास कर रहा है किसी भी पॉइंट में से, कंडक्टर में से, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अब हम जानते हैं कि 1 एम्पीयर में से कितने फ्लो कर रहे हैं, तो उसे हम 5 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 31.25 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों कुछ डिस्कशन कर लेते हैं जो क्लास 8th में भी आ चुका है। मेथड ऑफ चार्जिंग, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। फर्स्ट आता है बाय कंडक्शन मेथड। देखो कंडक्शन मेथड का मतलब बच्चों क्या है, डायरेक्ट कंटैक्ट में लेके आना। व्हेन अ चार्ज बॉडी एक्चुअल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ न्यूट्रल बॉडी, जब हमारे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, उसे चार्ज बॉडी एक्चुअली कॉन्टैक्ट में टच कराएं और उस पर चार्ज ट्रांसफर हो, तब हम उसे कहते हैं कंडक्शन मेथड से चार्ज। यहाँ देखिए बॉडी पे, इस वाली बॉडी पे जो फर्स्ट बॉडी आपकी है, जो फर्स्ट बॉडी है उसके ऊपर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। जब हम सेकंड बॉडी के कांटेक्ट में ले गए थे, ये सेकंड बॉडी है, सेकंड बॉडी के कांटेक्ट में ले गए थे, सेकंड बॉडी पहले क्या थी, न्यूट्रल थी, और न्यूट्रल बॉडी के जैसे ही कांटेक्ट में ले आएंगे, इसे क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन को, इस पर देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इस वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अपनी तरफ पुल करने लगेगी। जब इलेक्ट्रॉन, देखो आप जानते हो कौन से पार्टिकल्स लाइटर होते हैं वेट में, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पुल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या छोड़ देंगे, पॉजिटिव। जब हम कंडक्शन मेथड से चार्ज करते हैं तो हमारे पास बच्चों क्या आता है,
सेम चार्ज ट्रांसफर होता है बॉडी पे। न्यूट्रल बॉडी पे कैसा चार्ज ट्रांसफर होता है, सेम चार्ज ट्रांसफर होता है। फिर बच्चों आता है इंडक्शन मेथड, अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सेकंड बॉडी। यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। अब हमारे पास देखो फर्स्ट बॉडी क्या है बच्चों, हमारे पास फर्स्ट बॉडी है, ये नेगेटिव चार्ज थी। नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम किसी बॉडी ए के कॉन्टैक्ट में ले गए थे। अभी हमारे पास बॉडी बी प्रेजेंट नहीं है फर्स्ट केस में। जैसे ए के कॉन्टैक्ट में ले जाएंगे क्या करेगा, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को दूर हटा देगा उसके, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे सारे के सारे। जब इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे अभी क्या हो गया, पोलराइज हो गई। कैसी होगी, पोलराइज हो गया। आप देख सकते हैं इसमें इधर साइड पॉजिटिव, इधर साइड सारा नेगेटिव आ गया, तो ये क्या हो गई, बॉडी पोलराइज हो गई है। अब पोलराइज बॉडी को हम देखो दो तरीके से हटा सकते हैं। इसके साथ आप कोई कंडक्टिंग बॉडी ले गए, न्यूट्रल कंडक्टर ले गए, जो उसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेगा और यह बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। इन दिस केस ऑफ इंसुलेटर बाय रबिंग और टू इंसुलेटर बाय ईच अदर। देखो ये नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के बीच में होता है, जब उन्हें आपस में रब करते हैं तो चार्ज हो जाते हैं। जैसे स्केल है और हेयर है, दोनों कंडक्टर नहीं है बट फिर भी उन पर चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर। इसमें भी क्या होता है, अपोजिट चार्ज ट्रांसफर होता है। अब बच्चों ये होता क्या, सरफेस फिनोमिना है। हम जानते हैं कि बॉडी है, बॉडी किससे बनी होगी, एटम से। उसके ऊपर वाले जो एटम्स हैं सरफेस के, बच्चों जो बॉडी है, बॉडी के सरफेस के ऊपर वाले जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फ्रिक्शन से एनर्जी लेने के बाद में लूज कर देंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और दूसरी बॉडी पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर। अब कुछ सिंबल्स के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। सिंबल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्किट डायग्राम्स। कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर को इस सिंबल से शो किया जाता है, एकदम स्ट्रेट वायर से। वायर जंक्शन को इस तरह से शो किया जाएगा, और वायर जंक्शन नॉट कनेक्टेड, जब वायर जंक्शन कनेक्टेड होगा तो ऊपर वाला आएगा, और जब नहीं कनेक्टेड होगा तो इसी तरह से डायरेक्ट क्रॉस होगा। वायर ब्रिज, जब हम एक वायर को दूसरी वायर के ऊपर से एग्जैक्टली लेके जाते हैं, मान लो आपस में कंडक्टिंग नहीं है, एक तार दूसरी तार के ऊपर से जा रही है, तब हम इस तरह का साइन शो करते हैं। और इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम ये होगा। बैटरी, जब नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट कर देंगे आपस में, तो देखो हम जब भी सेल वगैरह डालते हैं किसी भी घड़ी उसमें, सॉरी, जब हम सेल डालते हैं सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करते हैं, रिमोट कंट्रोल में या रेडियो में या जिसमें भी हम डालते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर आगे वाले पॉजिटिव से फिर आगे नेगेटिव, इसी तरह से हम कनेक्ट करते हैं। इसी तरह से हमें इसमें भी शो करना है, नेगेटिव और इसके पॉजिटिव से फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से फिर नेगेटिव, इसी तरह से हम कनेक्ट करते जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगी बैटरी। अब आगे आती की मतलब स्विच। अब ओपन है यानी कि ऑफ स्विच है, तब ये सिचुएशन शो करेंगे। इसके दो डायग्राम है, दो सिंबल्स हैं, और इसके यहाँ पे तीन सिंबल मिलेंगे ऑन स्विच के। उसके बाद आता है बल्ब। इलेक्ट्रिकल बल्ब के दो सिंबल आपको दिखाई दे रहे होंगे जो सर्किट में शो कर सकते हैं। रजिस्टर्स, जो हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं उनमें हम रजिस्टर को शो करते हैं, यानी जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसका सिंबल जिगजैग होगा ऐसे। फिर आता है रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जहाँ हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा टोस्टर के अंदर एक नॉब होता है जिससे हम उसके हीटिंग इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर यानी प्रेस के अंदर आपका एक नॉब लगा होता है जिससे हम उसके टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, वो आपका रजिस्टर लगा होता है, सॉरी रियोस्टेट लगा होता है। उसके बाद आता है बच्चों एमीटर। एमीटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल करंट मेजर करने के लिए काम आती है किसी भी सर्किट में, और वोल्टामीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए काम किया जाता है, और गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करने के लिए। कैपेसिटर जो हम सेल का यूज़ करते हैं फैन वगैरह में, कूलर, मोटर्स में, जिसकी स्पीड को रोटेशन को बढ़ाने के लिए, वो होते हैं हमारे पास कैपेसिटर। फिर आते हैं बच्चों फ्यूज़। फ्यूज़ प्रोटेक्ट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किटिंग, जब हम फ्यूज़ लगाते हैं कंप्यूटर्स में, इन्वर्टर्स में और डोमेस्टिक सर्किट सप्लाई में। फिर बच्चे होते हैं डायोड। डायोड क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी हुई एक डिवाइस होती है, और इसमें देखो जो डायोड इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एलईडी, लाइट ईमिटिंग डायोड। जो एलईडी टीवीज वगैरह हम देखते हैं, एलईडी बल्ब्स देख रहे हैं, उन सारों में यही डायोड लगे होते हैं। दूसरा आता है लेड, लाइट एब्जॉर्बिंग डायोड, ये ऐसे कहते हैं फोटो डायोड बच्चों। ये आपके सोलर पैनल में लगा होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, फोटो डायोड कहते हैं इसे। तीसरा आता है बेटा जीनर डायोड। ये आता है स्मॉल सर्किट में वोल्टेज रेगुलेटर का काम करते हैं, यानी कि वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए, उसे एनहांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है बेटा आपका रेक्टिफायर सर्किट, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट की आ रही है, उसे डायरेक्ट करंट यानी कि सेल वाली करंट में, यानी बैटरी वाले करंट में जिसके दो टर्मिनल हो उसमें कन्वर्ट करने वाला। इसमें देखिए आपकी डिवाइस है, जैसे आपके मोबाइल चार्जर्स हैं उनमें लगा होता है बेटा ये सर्किट रेक्टिफायर, आप उसे अडेप्टर कहते हो। उस अडेप्टर को जब आप एसी में लगाते हो तो आपकी मोबाइल की बैटरी यानी डीसी चार्ज होती है। और ऑसिलेटर, ये जो डिवाइस है ये करती है बेटा डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है। ये आपकी लगी होती है इन्वर्टर्स में। इन्वर्टर में रेक्टिफायर और ऑसिलेटर दोनों ही लगे होते हैं। जब आपका घर में इन्वर्टर को चार्ज करना है, इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करना है, तब एसी डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम में आपका रेक्टिफायर वर्क कर रहा होता है।
और जब लाइट चली जाती है डीसी से यानी आप बैटरी से सप्लाई ले रहे होते हो तो एसी में कन्वर्ट करना है यानी हाउस होल्ड सप्लाई में कन्वर्ट करता है, तब आपका ऑसिलेटर वर्क कर रहा होता है। सो बच्चों अभी आपका ये चैप्टर आज का पार्ट ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।